नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने सेव परचेज बटन के लिए VBA कोड लिखा था। इस कोड का काम था परचेज बिल्स फाइल्स में प्रोडक्ट वाइज मल्टी रो डेटा सेव करना और परचेज फाइल में एक सिंगल समरी रिकॉर्ड सेव करना। आज के वीडियो में मैं हर प्रोडक्ट आईडी के लिए ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आईडी शीट तैयार करूंगा, जिसमें प्रत्येक शीट में कॉलम हेडिंग लिखी जाएगी। हर शीट का एक नाम दिया जाएगा, ऑटो फॉर्मेटिंग किया जाएगा, डेटा सेव किया जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं, हर प्रोडक्ट का स्टॉक इन हैंड भी निकाला जाएगा। ये रहा पिछले वीडियो में लिखा गया कोड। आज मैं इसी कोड में बाकी का हिस्सा जोड़ने वाला हूँ। ये है डू व्हाइल लूप, जिसमें प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव किया गया है। यह है सिंगल समरी रिकॉर्ड सेव करने के लिए कोड। इसके नीचे ऑटो बैकअप फाइल सेव करने का कोड भी शामिल है, जिसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आज का कोडिंग शुरू करूंगा वहां से जहां परचेज बिल्स फाइल्स का डेटा सेव करने वाला कोड समाप्त होता है, लूप से ठीक पहले। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है। प्रोडक्ट आईडी एज स्ट्रिंग, इसमें कैरेक्टर स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा 3 और वेरिएबल स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड एज डबल, मतलब ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है जिनमें कैलकुलेशन किया जाएगा। अब मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, जो एक लॉजिकल कंडीशन होगी। अगर ट्रू होगा तो डेटा सेव होगा। हमें WS परचेज फॉर्म में रो नंबर I चेक करना है, जिसका वैल्यू 13 है। I का वैल्यू है 13 और 2 का मतलब कॉलम B है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर B13 खाली नहीं है, यानी B13 में कोई प्रोडक्ट आईडी मौजूद है, तो नीचे लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। अब प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल में परचेज फॉर्म से B13 का प्रोडक्ट आईडी वैल्यू स्टोर किया गया है। सेट WS प्रोडक्ट इक्वल गेट प्रोडक्ट शीट और प्रोडक्ट आईडी ब्रैकेट में वेरिएबल। इस लाइन में WS प्रोडक्ट शीट को प्रोडक्ट आईडी के नाम से सेट किया जा रहा है। अगर प्रोडक्ट आईडी शीट पहले से मौजूद नहीं है तो उसे ऑटोमेटिक रूप से बना दिया जाएगा। अब मैं हेल्पर फंक्शन गेट प्रोडक्ट शीट लिखूंगा, जो इस तरीके से है। प्राइवेट फंक्शन गेट प्रोडक्ट शीट फंक्शन का नेम है। प्रोडक्ट आईडी एज स्ट्रिंग, ये एक वेरिएबल जो पहले मैंने डिक्लेयर किया है, और इस फंक्शन का टाइप है एज वर्कशीट। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, इसलिए लिखा जा रहा है कि अगर प्रोडक्ट आईडी शीट नहीं बनी है तो एरर होने पर कोड डायरेक्ट एरर हैंडलर पर पहुंच जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एरर होने पर उसे इग्नोर किया जाए और कोड अगले स्टेप पर चला जाए। इस वर्कबुक.sys प्रोडक्ट आईडी, इसमें जो है प्रोडक्ट आईडी शीट सेट किया जाएगा। प्रोडक्ट आईडी शीट ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने पहले डेटा को स्टोर किया है। ऑन एरर गो टू 0, ये लाइन एरर हैंडलिंग को फिर से एक्टिव कर देता है। अब मैं इफ स्टेटमेंट का उपयोग करूंगा, जो चेक करेगा कि प्रोडक्ट आईडी शीट बना है या नहीं। अगर शीट नहीं बना है तो देखिए कैसे ऑटोमेटिक शीट बनता है। गेट प्रोडक्ट शीट का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें नई शीट बनाई जाएगी। दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट एड, अब लाइन से पता चल रहा है ये नया शीट का जोड़ने का काम करता है। आफ्टर दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, फिर ब्रैकेट में दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट काउंट, ये बताता है कि नया शीट वर्कबुक में कहाँ बनेगा और जो मौजूदा सभी शीट्स है उसको काउंट करेगा और उसको एकदम आखिरी में जाकर नया शीट बनेगा। सेट गेट प्रोडक्ट शीट इसका वेरिएबल है, इसमें गेट प्रोडक्ट शीट वेरिएबल को नई बनाई गई शीट से लिंक कर दिया जाएगा। अब हम गेट प्रोडक्ट शीट डॉट नेम इक्वल प्रोडक्ट आईडी का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें नया बनाया गया शीट का प्रोडक्ट आईडी नाम दिया जाएगा। अब हम विथ गेट प्रोडक्ट शीट डॉट रेंज ब्रैकेट के अंदर A1 इक्वल P1 का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कॉलम A1 से कॉलम P1 तक का रेंज को कॉलम हेडिंग सेट किया जाएगा।
इसमें हमने एक एरे का इस्तेमाल किया गया है और इसी एरे के माध्यम से कॉलम का जितने भी कॉलम है उन सब का हेडिंग को असाइन कर दिया गया है। इस तरह इस कोड के माध्यम से प्रोडक्ट आईडी शीट के सभी कॉलम हेडिंग ऑटोमेटिक रूप से सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा है कि कैसे बहुत कम कोड में यह शानदार ऑटोमेशन किया गया है। अब हम स्टॉक कैलकुलेशन के लिए कोडिंग लिखेंगे। स्टॉक इन वेरिएबल में परचेज फॉर्म की क्वांटिटी कॉलम का डेटा स्टोर किया जा रहा है इस लाइन से। स्टॉक आउट 0 होगा क्योंकि ये सेल्स इनवॉइस से आएगा। स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर होगा, देखिए ये एक फंक्शन से मिलेगा जिसका नाम है गेट प्रीवियस स्टॉक इन हैंड। इस प्रीवियस स्टॉक इन हैंड फंक्शन को लिखता हूँ। यहाँ मैंने एक इफ स्टेटमेंट का उपयोग किया है। इफ प्रोडक्ट रो ग्रेटर देन 2 देन, इफ प्रोडक्ट रो ग्रेटर देन 2 देन, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी शीट में 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है तो ऊपर वाली लाइन से स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में स्टॉक इन हैंड में वैल्यू स्टोर कर लिया जाएगा। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी शीट में 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है तो ऊपर वाली लाइन से स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में स्टॉक इन हैंड का वैल्यू स्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर शीट में 2 या उससे कम रिकॉर्ड है तो स्टॉक इन हैंड वेरिएबल में 0 स्टोर किया जाएगा। अब हम डेटा को प्रोडक्ट आईडी शीट में सेव करते हैं। हम विथ कमांड का उपयोग करेंगे, विथ WS परचेज। ये परचेज फॉर्म शीट है जिसमें डेटा प्रोडक्ट आईडी शीट में जाकर सेव होगा। विथ कमांड का फ़ायदा यह है कि बार बार WS परचेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉट सेल्स का उपयोग करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। डेटा सेव करने का प्रक्रिया है सेल्स ब्रैकेट में प्रोडक्ट रो 1 डॉट वैल्यू इक्वल इनवॉइस नंबर। इस लाइन में बताया गया है कि प्रोडक्ट रो मतलब लास्ट ब्लैंक रो जहां से डेटा सेव होगा, और कॉलम 1 मतलब कॉलम ए में डेटा सेव होगा। क्या सेव होगा? इनवॉइस नंबर को सेव किया जाएगा। इनवॉइस नंबर कहाँ से मिलेगा? वैलिडेशन सेक्शन में देखा होगा कि इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके चेक किया गया था। अब वही वैल्यू यहाँ सेव किया जा रहा है। इस लाइन में प्रोडक्ट रो का कॉलम 4 का मतलब कॉलम डी में WS परचेज शीट का C7 सेल का डेटा सेव किया जा रहा है। इसके बाद एक कमेंट भी लिखा जाता है ताकि पता चले कि ये डेटा क्या है। इसी तरह लाइन दर लाइन कोड लिखकर डेटा को परफेक्टली और एक्यूरेटली सेव किया जा सकता है। अब हम विथ स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं जो एक प्रभावी तरीका है। तो पहला लाइन है डॉट रेंज ब्रैकेट के अंदर सेल्स प्रोडक्ट रो 1 डॉट सेल्स प्रोडक्ट रो 16। ये बताता है कि हम प्रोडक्ट रो की पहली से 16 कॉलम की रेंज को फॉन्ट सेट कर रहे हैं। और दूसरे लाइन में लिखा है डॉट नेम इक्वल एरियल ब्लैक, मतलब सभी सेल्स का फॉन्ट होगा एरियल ब्लैक। और उसके बाद है डॉट साइज इक्वल 12, मतलब फॉन्ट साइज होगा 12 पॉइंट। और उसके बाद लिखा है कॉलम्स ब्रैकेट के अंदर AP और डॉट ऑटो फिट। इसका मतलब है कॉलम A से P तक के सभी कॉलम्स ऑटो फिट कर दिया जाएगा। अब हम विथ ब्लॉक को यहाँ एंड विथ लिख कर समाप्त कर रहे हैं। साथ ही इफ स्टेटमेंट को भी एंड इफ लिखकर बंद कर दिया जा रहा है। अब हम फाइनेंशियल ईयर निकालने वाला है तो इसके लिए भी हम एक प्राइवेट फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नाम है गेट फाइनेंशियल ईयर। इसका उपयोग किसी दिए गए इनवॉइस डेट से फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए किया जाता है। तो पहला लाइन है इफ मंथ इनवॉइस डेट, जो परचेज फॉर्म में इनवॉइस डेट है उसी को हमने वेरिएबल में पहले स्टोर कर चुका था। अब उस डेट को हम चेक कर रहा है। उसके बाद हम एक इफ लॉजिकल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इफ मंथ ब्रैकेट में इनवॉइस डेट ग्रेटर देन इक्वल 4, मतलब अगर मंथ अप्रैल महीना या उससे बड़ा है, देन गेट फाइनेंशियल ईयर फंक्शन में स्टोर होगा ईयर इनवॉइस डेट का जो ईयर है। जैसे अगर मई 2025 है तो 2025, फिर उसके बाद एंड साइन हाइफन, फिर एंड साइन, उसके बाद दिया गया राइट ब्रैकेट में ईयर और फिर इनवॉइस डेट +1, मतलब 2025 है उसके साथ 1 ऐड करके 2026 कर दिया गया है। और उसके बाद राइट साइड से 2
कैरेक्टर को लिया गया है, मतलब 26। तो इस तरीके से इस फाइनेंशियल ईयर हो गया 2025-26। उसके बाद दिया गया है एल्स, मतलब अगर मंथ अप्रैल से छोटा होता है, मान लीजिए फरवरी 2025 हुआ, तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2024-25। इसलिए गेट फाइनेंशियल ईयर इक्वल ईयर इनवॉइस डेट, तो 2025-1 मतलब 2024 हो गया। अब राइट साइड से हम 2 डिजिट लेंगे, मतलब 2025 का 25 लेंगे, तो हो गया 2024 और 2025। तो कोड हमने लिख चुका हूँ। अब एक ट्रायल दिया जाए, तो इस परचेस फॉर्म में देखिए प्रोडक्ट आईडी में 10 प्रोडक्ट आईडी है। तो हम जैसे सेव बटन में क्लिक करेंगे, परचेस बिल्स फाइल्स में मल्टी रिकॉर्ड में डेटा सेव हो जाएगा, परचेस फाइल में सिंगल्स हमारी रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, और जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर 10 प्रोडक्ट है, उस 10 प्रोडक्ट का सीट ऑटोमेटिकली बनेगा। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी का सीट कैसे बन रहा है। कॉलम हेडिंग लिखा जा रहा है, फॉर्मेट भी किया जा रहा है, डेटा भी सेव किया जा रहा है। प्रोडक्ट सीट, इसमें देखिए डेटा सेव हो चुका है, प्लस स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड भी कैलकुलेशन हो चुका है। और हम एक और इनवॉइस को सेव करते हैं जो होगा CGST SGST। तो जैसे ही हमने उसमें सेव किया, देखिए डेटा सेव हुआ और CGST SGST में हुआ और पहला वाला IGST में था। प्रोडक्ट शीट में भी देखिए डेटा सेव हो चुका है, ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड कैलकुलेट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेव बटन को उपयोग से डेटा सेव करते हैं। इससे पहले वाले में मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी देखिए और इसके साथ ये भी देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।